क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रकाश जो चैप्टर है उसमें जो वेरी फर्स्ट पहला चैप्टर बिल्कुल है गोलीय पृष्ठों पर परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन में हमने दर्पण से होने वाले परावर्तन की स्टडी की है। दर्पण दो तरह के होते थे, उत्तल और अवतल। तो दोनों दर्पण से होने वाले जो प्रकाश के परावर्तन थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो उसी से संबंधित हम लोग प्रश्न अभी यहाँ पे हल करने वाले हैं। उसी से संबंधित एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि एक एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा, स्क्रीन पे आपके दिखाई भी दे रहा होगा, इस एग्जांपल को हम लोग हल करेंगे। ये एग्जांपल हल करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। एक बार मैं चीज़ें आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि अगर आप बीच में पढ़ नहीं भी रहे हो तो आप आराम से सवाल को हैंडल कर पाएँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि देखिए, दर्पण में मुख्य रूप से केवल 3 ही फॉर्मूले हैं जो आपको मोटी मोटा लगाने हैं। मतलब 3 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप आसानी से दर्पण से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक तो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे पहले लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पे v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है वस्तु की दूरी है और f क्या है फोकस दूरी। ये सभी आप लोगों को पता होगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का। ये सब आपको पता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ एक्चुअली। इसके पहले जब मैं वीडियो पब्लिक नहीं करता था, वीडियोज अनलिस्ट होती थी, तो उन वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मैंने पूरा बेसिक से लेकर डिटेल मतलब एडवांस लेवल तक मैं कक्षा 10 के अगर सिलेबस के हिसाब से बात करें तो मैं उन चीज़ों को ले गया हूँ। और उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें भी मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने रिवाइज किया होगा। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर पहली बार हैं, तो वो बच्चे एक बार यहाँ पे देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। ये इजी है। मुझे लगता है कि सभी बच्चे शुरुआत में प्रकाश मतलब ये लॉकडाउन में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे होंगे। तो ये बस फॉर्मूला मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/v + 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। m बराबर क्या है? m किसको कहते हैं? मैग्निफिकेशन को, मैग्निफिकेशन को, है ना। मैग्निफिकेशन या हिंदी में क्या होता है? आवर्धन। तो ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि h' मैंने मान लिया है और बटे वस्तु की लंबाई। और ये भी बराबर होता है, अगर इसको v और u में भी एक रिलेशन निकाला जाए, रिलेट किया जाए, तो -v/u होता है। v आपको पता है प्रतिबिंब की दूरी और u आपको पता है वस्तु की दूरी। और एक और बेसिक फॉर्मूला है जो प्रकाश चैप्टर के शुरुआत में बच्चों को पढ़ाया जाता है, f = r/2। मेनी टाइम्स ये भी यूज हो जाता है, f = r/2। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको पता है स्टूडेंट्स, तो आप दर्पण से संबंधित किसी भी सवाल को हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है साइन कन्वेंशन की। एक चीज रह गई है साइन कन्वेंशन, क्योंकि इसमें भी साइन कन्वेंशन का यूज होगा, इसमें भी यूज होगा और इसमें भी यूज होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन वैसे तो मैं ट्रिक बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार साइन कन्वेंशन के ट्रिक को यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ी आसानी होगी। तो साइन कन्वेंशन एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर आगे इस एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं। ओके, तो साइन कन्वेंशन में देखिए, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो लाइट रेज है, पहली बात तो हमेशा वो दर्पण के परावर्तक तल के सामने से आएंगी, ये आपको पता है। यानी कि अगर आपके पास उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो जो रेज होंगी वो हमेशा, ये आपने पेंटिंग कर दी तो इसके फ्रंट से ये जो परावर्तक तल है इसके सामने से आएंगी। और अगर उत्तल है आपके पास, उत्तल है, दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये इधर आपने पेंटिंग कर दी, ये परावर्तक तल है, तो इधर से प्रकाश की किरणें आएंगी। तो ये साइन कन्वेंशन में पहले ही कहा गया कि प्रकाश की किरणें हमेशा दर्पण में बाईं ओर से आती हैं। एक्चुअली बाईं ओर से नहीं आती है, आप ये कह सकते हैं कि परावर्तक तल के सामने से आती हैं। तो एक बात नोट करना कि अगर जो आपतित किरण है, आपतित किरण यानी कि किसी भी वस्तु से दर्पण पे आने वाली किरण, ठीक है, तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। साइन कन्वेंशन ये पहला रूल है। तो आप सभी को पता है कि ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है। ठीक है, तो जस्ट मैं एक समझाने के लिए मैं इसीलिए फिगर बहुत अच्छा नहीं बना रहा हूं, तो आप ट्रिक सीखिए। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल के सामने ही कहीं पे वस्तु को रखोगे आप, तो ये सपोज दैट आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ओ डैश ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे निकलेंगी, दर्पण पे जाके पड़ेंगी। तो हमेशा, अच्छा एक और चीज आपको याद रखनी है कि हमेशा हमेशा जो दूरी नापी जाती है वो पोल से नापी जाती है। कहाँ से? पोल से। ये मिरर है, ये मिरर का यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे क्या है? इसका पोल है। तो हमेशा आप पोल पे पेन को रखोगे और पोल से ही दूरी नापोगे। तो पोल से जब भी इस ऑब्जेक्ट को आप, ऑब्जेक्ट की दूरी को आप मेजर करोगे, नापोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख के आप ऐसे वस्तु की तरफ जाओगे तभी तो दूरी नापोगे। और आपतित किरण, आने वाली किरण इस दिशा में जा रही है, आप देख रहे हो कि आने वाली किरण इस दिशा में, जबकि पोल से जब वस्तु की दूरी को नाप रहे हो तो आप उल्टा आ रहे हो। उल्टा आओगे तो दूरी कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। यानी कि जो वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी u से दिखाते हैं, वो कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। ये अवतल दर्पण की बात है। ऐसे उत्तल में देख लो, उत्तल में भी क्या है कि ये आपके परावर्तक तल के सामने कहीं पे वस्तु को रखोगे, क्योंकि हमेशा परावर्तक तल के सामने रखोगे, आप पीछे रखोगे तो फिर इमेज तो बनेगा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है।
तो यहाँ पे आपने रखा परावर्तक तल के सामने और ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आएंगी, इसी ऑब्जेक्ट से निकल के इस पे मिरर पे पड़ेंगी, जबकि पोल पे रख के इसकी दूरी को आप नापोगे तो अपोजिट साइड में यहाँ भी यू कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो एज अ ट्रिक आप चीज़ों को याद रख लो, एज अ ट्रिक आप याद रख लो, बार बार साइन कन्वेंशन मत लगाओ, आप याद रख लो कि यू जो है वो निगेटिव है, यू कैसा है, निगेटिव है। आप कह सकते हो ऑलवेज, ये ऑलवेज, ऑलवेज का केस है, हमेशा यू कैसा होगा, हमेशा निगेटिव होगा। एज अ ट्रिक आप याद रख लो कि यू जो है वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ऑलवेज। अब बात कर लेते हैं फोकस दूरी की। देखिए फोकस दूरी की अगर बात करें, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, यू है, भी है और एफ है, तो फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। फोकस दूरी देखो यहाँ पे ये, चूंकि ये मुख्य अक्ष आप सभी को पता होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र, और ये त्रिज्या वक्रता त्रिज्या वक्रता, त्रिज्या का जो आधा होगा वही फोकस होगा, और फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो यहाँ कहीं पे फोकस होगा स्टूडेंट्स, तो पोल से जब भी फोकस के पास आओगे, ये रहा पोल और इधर देखो ये आने वाली रेज हैं और आप अपोजिट जा रहे हो, तो एफ कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, किसका, अवतल दर्पण का। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। तो आप कह सकते हो कि अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें तो इसके लिए जो एफ है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। एफ कैसा होगा, निगेटिव होगा, ऑलवेज, ये भी हमेशा सही है। एफ कैसा होगा, निगेटिव होगा, ये भी हमेशा सही है। ठीक है, और अवतल दर्पण की बात होगी। अब उत्तल की बात कर लें। देखो उत्तल इस खोखले गोले का भाग है, इसका केंद्र यहाँ पे होगा, इसका आधा यहाँ पे होगा, तो इसका फोकस इस बार जो पेंटिंग है, जो कलई किया गया है उसके पीछे कहीं पे होगा। तो पोल से आप इधर नापोगे ये डायरेक्शन, और देखो ना ये आपकी वस्तु थी, वस्तु से आने वाली किरणें जो दर्पण पे आके पड़ रही हैं हमेशा बाएं साइड से आती हैं। हमेशा कहाँ से आती हैं, बाएं साइड से। मैं पहले कह रहा हूँ, और बाएं साइड से नहीं आती हैं, एक्चुअली क्या होता है कि परावर्तक तल के सामने से आती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमेशा वो बाएं साइड में ही मिलता है आपको। तो ये यहाँ से जब प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, डायरेक्शन ये है, फोकस दूरी तुमने पोल से रख के फोकस तक गए तो तुम उसी की दिशा में जा रहे हो, तो फोकस दूरी कैसी आ जाएगी, इस बार पॉजिटिव आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो एफ बराबर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी कैसा केस है, ऑलवेज का केस है, ऑलवेज। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण के फोकस, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। यू कैसा होगा, हमेशा निगेटिव। अब बात कर लेते हैं भी की। देखिए भी में दो केस बनते हैं। प्रतिबिंब, भी क्या है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब दो तरीके का बनता है, एक होता है वास्तविक, देखिएगा एज अ ट्रिक आपको मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, वास्तविक, और एक कैसा होता है, आभासी। एक होता है वास्तविक और एक कैसा होता है, आभासी। तो वास्तविक जब भी बनेगा स्टूडेंट्स, वास्तविक, तो आप देखोगे, आप दर्पण में जब केसेस मैंने डिस्कस किए हुए हैं उसमें आप अपना नोट्स उठा के देखना। तो होता क्या है कि अवतल दर्पण में हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण के सामने बनता है। अवतल दर्पण के अगर सामने बनेगा तो पोल से जब भी इसके सामने नापोगे तो हमेशा परावर्तित किरण, आपतित किरण के विपरीत ही नापोगे। तो वास्तविक जब भी बनेगा तो वो दूरी हमेशा उल्टा चूंकि नापोगे, उल्टा तो वो निगेटिव में आएगा, तो भी कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर वास्तविक बनेगा। और अगर आभासी बनेगा तो क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। आभासी बनेगा दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे पोल से जब भी नापोगे तो आप देखोगे कि आप हमेशा आने वाली किरण की दिशा में नाप रहे हो, तो वो उस समय कैसा बनेगा, भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यानी कि भी बराबर निगेटिव होगा अगर कैसा बना है, वास्तविक। नोट करिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और भी बराबर कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा अगर कैसा बनता है, आभासी। बस बात खत्म। इतनी बातें अगर आपको पता है ना तो आप दर्पण के किसी भी सवाल को मिनटों में उड़ा सकते हो, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। भी कैसा होगा, निगेटिव होगा कब, जब कैसा बना होगा, वास्तविक। और भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कब, जब प्रतिबिंब कैसा बना होगा, आभासी। तो ये आप चाहो तो जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर चाहें तो एज अ ट्रिक वो इन चीज़ों को लिख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधे ये ट्रिक लगाऊंगा और सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप फटाफट से ट्रिक लिखिए, फिर ये एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा है ये सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन या फिर 1/v + 1/u = 1/m, बस इतने से आपके सवाल लग जाएंगे, बाकी और कुछ आपको नहीं जानना है। ओके, तो चलिए सवाल को लगाते हैं, सवाल लगाते हैं, बहुत ही ईजी है। अब आपसे ये मिनटों में लगेगा। देखिए कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप जो दिया है वो आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। तो वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, आप सभी को पता है, चलो पहले जो दिया है वो लिख लो, 40 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी एक वस्तु की लंबाई है, यानी कि h है, हाइट उसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर लंबी, तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी, तो लंबाई है h, 4 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर
दूरी पर रखी है। वस्तु है तो अगर वस्तु है तो वस्तु की दूरी को u से दिखाते हो, तो u कितना है 30 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको एज अ ट्रिक बताया था कि u इज ऑलवेज निगेटिव, तो इसको पहले आप माइनस लगा दो, माइनस 30 सेंटीमीटर आ गया। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v इज इक्वल्स टू क्या होगा वो आपको निकालना है, और प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि h डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा वो आपको निकालना है। तो सो सिंपल, बहुत ही ईजी है ये, देखिएगा। अब r यहाँ पे दिया हुआ है, तो चूंकि f क्या होता है r/2 होता है, तो यहाँ से r/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज और देखिए, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव, मैं पहले ही एज अ ट्रिक आपको बता चुका हूं। तो आप क्या करोगे, f बराबर कितना लिखोगे -20 सेंटीमीटर, ये लिख दिया आपने। u आपको पता है -30, तो आपके पास ये फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे आप v और u की वैल्यूज को, f की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप v निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 1/v प्लस 1/u, u कितना है -30, देखो ये ब्रैकेट का यूज करो तो आप फिर कभी आपसे गलती नहीं होगी, इज इक्वल्स टू 1/f, f कितना है -20 है, हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आगे चलोगे तो 1/v इज इक्वल्स टू, अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो -1/20 है और माइनस का वो प्लस हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लीजिए, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा, तो 20 तिक्का 60 -30, 30 दूना 60, 2। अच्छा देखो, भी जिस भी फॉर्म में आना होगा, जिस भी साइन में आना होगा, अपने आप उस साइन में आ जाएगा। भी के साइन कन्वेंशन की हमें टेंशन नहीं है। तो 1/v इज इक्वल्स टू -3 + 2 कितना होता है -1 होता है, तो ये हो गया आपका -1/60, है ना। अब एक काम करो, दोनों को रिवर्स कर दो, तो v/1 यानी कि v इज इक्वल्स टू 60/-1 यानी कि -60 सेंटीमीटर। तो एक तो v निकालना था, v निकल गया -60 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस साइन शोज दैट कि जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। माइनस साइन क्या शो कर रहा है भाई, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है आपका वो कैसा होगा, वास्तविक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का जो शाइन कन्वेंशन में शाइन होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। और वैसे भी आप देख लो, फोकस थोड़ा सा और डीप एनालिसिस कर लो, फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर है, ओके, और आपने u को रखा है 30 पे, यानी कि अच्छा, और इसकी c कितना है 40 है, c कितना है 40, यहाँ पे देखना जरा, ये ऐसे होगा, अवतल दर्पण होगा, यहाँ पे पोल होगा, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये 30 है और 30 है फोकस दूरी, सॉरी 20 है, 20 और ये पूरा 40 है, और वस्तु को रखा है आपने कहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ कहीं पे रखा है, यानी कि C और F के बीच में रखा है। और आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ कि C और F के बीच में अगर रखा हुआ है तो C और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, C और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, और बता चुका हूँ मैं कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये कौन सा केस है, ये चौथा केस है, और चौथे केस में कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स पहले मेरी क्लास कर चुके हैं उनको ये बात पता होगी, और जिनको नहीं भी पता है वो इस तरीके से डीप एनालिसिस करने की कोशिश करें, भाई पूरा डीप में जाके देखें कि सवाल में क्या दिया है, कैसा फिगर बनेगा, और मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अभी बात खत्म नहीं होती है, एच डैश निकालना, देखिए वो कैसे निकलेगा। ओके, तो एच डैश कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, m इज इक्वल्स टू, आप सभी को पता है क्या होता है, एच डैश अपॉन एस, दैट विल बी इक्वल टू क्या है, -v/u है। ये अभी फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। अब यहाँ पे देखो ना, v भी पता है आपको, u भी पता है ना। तो एक काम करो, m बराबर ये वाले रिलेशन का यूज करो, और m बराबर आप क्या करो, m बराबर माइनस रखो, v कितना आया है -60 आया है, साइन के साथ रखना भाई, यूज साइन कन्वेंशन होता है सभी फॉर्मूलाज में, और अपॉन u कितना है, u कितना है भाई बताओ, u -30 है, दिख रहा है आपको -30 है, ओके। तो माइनस से माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 करने 3 दूना 6, -2 आएगा, m इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -2 आ गया, m इज इक्वल्स टू कितना आया, -2 आया, ओके। तो -2 आया, अब -2, तो m -2 आ गया। अब एक काम करो, ये मैग्निफिकेशन का यूज करो थोड़ा सा, और इस फॉर्मूले का यूज करो, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे मैं लगा दे रहा हूँ। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -2 आ गया, और दैट इज इक्वल्स टू कितना है, h डैश अपॉन क्या है, h है, h डैश अपॉन h है, ओके। यहाँ पे दिख रहा होगा h डैश अपॉन h है, और h पता है आपको कितना, 4 सेंटीमीटर, तो पुट कर दो ना उसको, ये हो गया, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, -2 इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन 4, h डैश अपॉन 4। मैं बोल भी रहा हूँ तो आप वहाँ से सुन के थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड भर गया है। तो कितना आ गया, h डैश अपॉन 4 आ गया। तो h डैश कितना आएगा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, तो h डैश में 1 से होगा, तो h डैश बराबर 4 दूना 8 -8, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो h डैश इज इक्वल्स टू आ गया -8 सेंटीमीटर। यानी कि स्टूडेंट्स जो
प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब एच डैश जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब यानी कि वस्तु कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की, और प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का मिला है आपको, 8 सेंटीमीटर का मिला है। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब साइज में कैसा है, बड़ा है। साइज में कैसा है स्टूडेंट्स, बड़ा है। ओके, अच्छा अगर आप इस केस को ढंग से एनालाइज करेंगे तो ये केस सी और एफ के बीच का था, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में। अच्छा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि सी पे रहता है तो बराबर बनता है। सी से जैसे ही पीछे जाता है, सी से जैसे ही पहले अनंत पे होते हैं हम लोग, अनंत के बाद फिर कहाँ आते हैं, अनंत और सी के बीच में आते हैं, फिर हम लोग कहाँ पे आते हैं, सी पे आते हैं, फिर सी और एफ के बीच में आते हैं। तो जैसे ही सी और एफ के बीच, सी पे आते हैं प्रतिबिंब बराबर हो जाता है, और सी और एफ के बीच में जाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और आप देख भी रहे हो कि 4 ये है, ये 8 है, तो ये बड़ा बना है। अच्छा माइनस साइन क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स, माइनस साइन शोज दैट कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शोज दैट कि जो प्रतिबिंब बना है वो, जैसे कि आपको आई थिंक यहाँ कोने में दिख रहा होगा, जैसे ये अवतल दर्पण था, ये मुख्य अक्ष था। ओके, तो प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और अनंत के बीच में, यहाँ पीछे कहीं बना है, वस्तु से बड़ा बना है और उल्टा बना है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इट मीन्स कि माइनस साइन आया है, यानी मुख्य अक्ष के नीचे दूरी नापी गई है, ये माइनस साइन शो कर रहा है कि नीचे नापी गई है, और नीचे नापी गई है तो प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। इसका मतलब हमने जो सवाल सॉल्व किया है वो बिल्कुल ही सही किया है और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो देख रहे हो कितना डीप एनालिसिस कराया मैंने इसमें, मतलब आप समझ लो कि बिल्कुल थ्योरी से, मतलब कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल को मैंने बिल्कुल बेहतर तरीके से जोड़ा है। तो आप ये एग्जांपल अटेम्प्ट करिए, लिखिए, फिर मैं आगे एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 करके। एग्जांपल ये सामने दिख रहा होगा। ये एग्जांपल एक्चुअली जस्ट जो पीछे अभी मैंने सवाल कराया है उसी के जैसा है। तो ये एग्जांपल मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका एज अ होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। आप घर पे बैठ के इस सवाल को लगाओ, ठीक है, आप घर पे बैठ के इस सवाल को लगाओ। अगर आप लगा लेते हो बहुत अच्छी बात है। इसमें भी जो है मैं आंसर बता दे रहा हूँ, भी आएगा आपका -54 सेंटीमीटर। ओके, और जो लंबाई निकालनी है आपको, एच डैश निकालना है आपको, वो आएगा आपका एच डैश आएगा -5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इस एग्जाम्पल को लगाइए। जस्ट अभी मैंने पिछला एग्जाम्पल जो लगाया है ना, ये ठीक सेम टू सेम वैसा ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर ये सवाल लगा पाएंगे, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए खुद से आप देखो क्या आप अटेम्प्ट कर पाते हो, तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर आगे अभी एक और अच्छा एग्जांपल मैं करवाता हूँ जो थोड़ा सा अलग होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं, एक नया एग्जाम्पल ये करते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल है, बढ़िया है, इसमें भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिएगा, ये आप पढ़ेंगे, क्या पता आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। इतना टफ नहीं है ये, लेकिन अगर आप इसको टफ बनाएंगे तो बन जाएगा। अदरवाइज जैसे मैंने बताया, अगर उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करेंगे इन सवालों को, तो ये सवाल बहुत ही आसान है। और बोर्ड के एग्जाम में ये पक्का 4 नंबर मिनिमम दे के जाते हैं। 4 नंबर या 3 नंबर का कम से कम एक सवाल आता है। तो ये न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये पूरे के पूरे मार्क्स दे के आते हैं, ठीक है, और दे के जाते हैं। और अगर ये यहाँ आप नहीं कर पा रहे हो तो इससे क्या होता है ना, कि जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जब थोड़े से आप 3-4 साल बाद जब आप इंटरमीडिएट और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन वगैरह करके, जैसे रेलवे वगैरह में आजकल वांट आते हैं, रेलवे वगैरह में भर्तियां चल रही हैं, तो ऐसे एग्जाम्स में जब बैठोगे ना, तब ये सवाल बहुत काम आते हैं। ऐसे सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं विज्ञान में, तो वहाँ पे फिर आपको दोबारा सही, या तो आप पढ़ें, या तो फिर आपको कक्षा 9 में या आप 10वीं में, या फिर जैसे कि इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है, तो फिर वो आगे काम आ जाता है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से सीखो, ये आगे बहुत ही काम आने वाला है। चलिए अटेम्प्ट करते हैं इसको। कह रहा किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तल। देखिएगा, मोटा मोटा क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो देखो। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस है कितना है, 3 मीटर है, 3 मीटर। ओके, अच्छा ये 3 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें आपको पता है कि अगर ये 3 मीटर दिया हुआ है तो फोकस कितना हो जाएगा भाई, फोकस F बराबर R/2 तो होता ही है, तो बराबर में 3/2 यानी कि 1.5 मीटर हो जाएगा। और आप सभी को पता है दर्पण कौन सा, उत्तल। ऑलवेज इसका जो फोकस दूरी होता है पॉजिटिव होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एज अ ट्रिक मैंने आपको बताया है, तो प्लस का साइन लगा के लिख दो 1.5 मीटर। एक छोटी सी चीज़ पता लग गई है। उसके बाद पढ़ते हैं, कह रहा है यदि एक ट्रक इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है।
अगर कोई ट्रक है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो यानी कि वो ट्रक वस्तु हो गया, और वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हो आप लोग, u से। तो u कितना आ गया, u आ गया 5 मीटर, और u इज ऑलवेज निगेटिव, तो इसको भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है, वो भी पता लग गया। अब कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखो, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी निकालना है आपको। क्या निकालना है, भी बराबर क्या होगा वो निकालना है। प्रकृति और आकार, आकार मीन्स लंबाई कह रहा है, तो एच डैश आपको निकालना है। एच डैश कह सकते हो, या फिर यूं कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन निकालना है, क्योंकि आकार पूछ रहा है ना, आकार पूछ रहा है, कह रहा है ना कि तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो आकार मतलब कि बड़ा है कि छोटा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो वो मैग्निफिकेशन से पता चलता है। तो मैग्निफिकेशन कितना है वो निकालना है। प्रकृति मीन्स आपको बताना है छोटा है, बड़ा है, वास्तविक है, आभासी है ना, यही सब चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले भी निकालो। भी कैसे निकलेगा, आपको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यूज़ को पुट करो, 1/v निकालना ही है, प्लस 1/u माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि प्लस का 1.5 है ना। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाओ, यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/1.5, उधर जाएगा तो ये प्लस 1/5 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इसे। इसको और सिंप्लीफाई करिए, कैसे होगा भाई, सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान है। कैसे, इसको हटा के यहाँ पे 10 कर लो। ओके, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा और साफ साफ मैं लिख देता हूँ, 10/15 है ना। और इसको चाहो तो 5 दूना 10, 5 तिक्का 15, 2/3 लिख दो और छोटा हो जाएगा ये, है ना। 2/3 लिख दो और छोटा हो जाएगा, तो तुमने लिख दिया इसको 2/3 और धन 1/5। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 1/v बराबर 5 और 3 का लघुत्तम निकालो, 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिक्का 15, 3 एकन्ने 3, यानी 10 तिक्का 10 3 13 और 13/15। ओके, 13/15 हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब इसको उल्टा कर दीजिए, है ना। भी बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, तो 15/13 हो जाएगा। ओके, 15/13 हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15 में 13 से भाग दो, कितना आएगा, 15 में 13 से भाग दो। यहाँ पे देख लो, थोड़ा जेन्युइन कर लेते हैं। 13 करने 13, 2 15, दशमलव बढ़ाओगे 0, फिर 13 करने 13, 7 20, दशमलव है 0, 13 पचे 65, समझ रहे हो ना। और आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मैं 2 अंक तक ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1.15, और सब कुछ मीटर में है, तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर में। तो एक चीज़ तो पता चल गई हमें, 1.15 मीटर आ गया। ओके, और बाकी की चीज़ें, और अभी देखो और भी चीज़ें निकालनी है, और चीज़ें निकालनी है। तो भी निकल गया। अब मैग्नीफिकेशन निकालना हम लोगों को। मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, -v/u होता है। तो माइनस भी आप निकाल चुके हो। अच्छा, भी अपने आप स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ख्याल करोगे तो अपने आप पॉजिटिव आया है, अपने आप पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो एक चीज़ तो यहाँ से पता लग गई इसके पॉजिटिव साइन से, कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ओके, अच्छा, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में ऑलवेज सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। आपको पता है कि सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब छोटा या बड़ा कैसे पता चलेगा, मैग्नीफिकेशन से। तो जरा ध्यान से देखो, m बराबर -v/u, तो माइनस, और v कितना आया, 1.15 आया, और अपॉन u कितना आया, u आया -5, u आया -5, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें भाग दे दो, तो भाग दोगे तो क्या होगा, 0.5 दूना 10, 10 और 15, 5 तिक्का 15, तो 0.23। और आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, मैग्नीफिकेशन का मात्रक नहीं होता है भाई, इसका कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ये देखो भी, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में कट जाता है, तो मात्रक नहीं होता है वो। लेकिन कितना आ गया मैग्नीफिकेशन, 0.23 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 0.23। अगर यहाँ पे आप कोई भी लड़का अगर मीटर या कुछ भी लिखता है ना, तो बिल्कुल गलत लिखता है वो, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता है। स्टूडेंट्स आप खुद देखो ना, यहाँ पे मीटर यहाँ मीटर दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ये 0.23 लेकिन क्या दिखा रहा है, 0.23 ये दिखा रहा है कि मैग्नीफिकेशन आ गया लेस देन 1। और आपको पता है अगर मैग्नीफिकेशन 1 आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा।
ठीक है, अगर बराबर 1 आ गया, अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, और लेस देन 1 आ गया तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। और ये 1 से छोटा है 0.23, तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बना होगा, छोटा बना होगा। तो अगर प्रकृति आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा बनने का मतलब है, आभासी बनने का मतलब ये है कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ऐसा वाला, ये दर्पण के पीछे कहीं पे बनेगा, ऐसे सीधा दर्पण के पीछे, क्योंकि आभासी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और ये देखो कितना बेहतर तरीके से मैंने इसको बिल्कुल ही मतलब समझ लो कि बहुत, मुझे लगता है कि ये मैं समझा रहा हूँ तो 3-4 मिनट 5 मिनट लग गया, जो भी लग गया। अदरवाइज़ तो ये 2-2.5 मिनट 3 मिनट में ये सवाल रख के सॉल्व हो जाएगा। और कितना इजी है, बहुत कुछ नहीं है इस सवाल में, बस मैग्नीफिकेशन निकालना था आपको और भी निकालना था। ठीक है, और प्रकृति देखो मैं कैसे दिमाग लगा रहा हूँ कि भी पॉजिटिव आया तो पक्का आभासी होगा, आभासी है तो सीधा भी होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बना होगा, और उत्तल दर्पण में एक ही केस होता है, आभासी सीधा, और वस्तु से छोटा बनता है। और यहाँ पे भी देख लो 0.23, ये मैग्नीफिकेशन जो ये वाली चीज़ मैंने बताई आपको कि 1 के बराबर है तो बराबर होगा, ग्रेटर देन 1 है तो वस्तु से बड़ा होगा, और लेस देन 1 है तो वस्तु से छोटा होगा। इसका तो मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है मेरी क्लास को आप जो अटेम्प्ट किए होंगे, जो बच्चे जो वीडियोस देखे होंगे, उसमें साफ साफ मैंने पूरा ढंग से कंपैरिजन किया है। स्टूडेंट्स ये कोई जल्दी करता नहीं है, बताता नहीं है, लेकिन मैंने पूरा कंपेयर किया कि मैग्नीफिकेशन कैसा होगा तो प्रकृति कैसी होगी। तो यानी कि एक चीज़ समझ में आ गई कि जो ट्रक है वो ट्रक अपनी लंबाई से छोटा दिख रहा होगा, उस शीशे में आभासी प्रतिबिंब बन रहा होगा, और ट्रक कैसा दिख रहा होगा, सीधा दिख रहा होगा। ठीक है, तो सारी बातें मैथमेटिकली भी यहाँ पे प्रूफ हो चुकी हैं। ये एग्जाम्पल भी आप लगाइए, फिर बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपने लगा लिया होगा अब तक। और अभी मैं दर्पण से संबंधित जो सवाल है, जो न्यूमेरिकल्स है, और भी मैं करवाऊँगा, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। अभी और भी बहुत ही अच्छे सवाल हैं इसके ऊपर, इतने कॉन्सेप्चुअल, इतने बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर आप उन क्वेश्चंस को लगाते हो तो एक फ़ायदा और होता है कि आपकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाती है। जब आप सवाल लगाते हो, आप देख रहे हो कि जैसे मैं जब ये वाला न्यूमेरिकल मैंने कराया तो बार बार मैं कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, कितना कुछ बताया मैंने कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, वास्तविक, आभासी, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो इतना कुछ नॉलेज बढ़ता है। तो ऐसे ही जैसे आज ये बेहतरीन एग्जाम्पल्स मैंने कराए, इससे भी अच्छे एग्जाम्पल्स अभी दर्पण के उदाहरण, दर्पण के कुछ सवाल न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, वो मैं पहले कराऊंगा। तो एक और क्लास लगेगी दर्पण की क्लास, और एक और क्लास लगेगी हमारी, एक और क्लास में करूंगा, उसमें भी मैं आपको कुछ एक अच्छे सवाल करवाऊंगा। जब वो सवाल मैं करवा लूंगा तो फिर आप ये समझ लेना कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस मतलब थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, और प्लस आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिस के साथ हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से, कुछ भी छोड़ा नहीं, कोई कसर नहीं बाकी रखी है, सारी चीज़ें बिल्कुल ढंग से ख़त्म कर ली हैं। और अब फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब तक हमने परावर्तन पढ़ा है प्रकाश का, अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल आप इन सवालों को लगाइए, और मैं आपसे यही कहूँगा कि चूंकि अब मैं विज्ञान की क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं, विज्ञान की वीडियोज़ अब आपको मिल जाया करेंगी अल्टरनेट डेज पे या फिर डेली, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आपको एक तरह से आपको विज्ञान, मतलब आप यूँ समझ लो कि अब एक चैप्टर कम से कम मैं विज्ञान का पहले ख़त्म करूँगा, गणित मैं फिर उसके बाद ही लेके आऊँगा, या फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो गणित बीच बीच में ला सकता हूँ, लेकिन विज्ञान में अभी फ़िलहाल रेगुलर करूँगा। तो इसलिए विज्ञान में जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, इसके पहले जितना भी पढ़ाया है, आप ये समझ लो कि प्रकाश से लेके परावर्तन, से लेके परावर्तन के नियम, फिर दर्पण, कितने तरह के दर्पण होते हैं, फिर फॉर्मूले, फिर मैग्नीफिकेशन, मतलब जितनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं थ्योरी वाली, वो सब की सब आप दोहरा जाओ, रिवाइज कर जाओ। मैं तो ये कहूँगा कि 2 से 3 बार कम से कम उस नोट्स को ढंग से पढ़ लो, एकदम ढंग से, और कुछ छूटा है तो उसे बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद आओ आप मेरी क्लास करने। अगली क्लास में और भी कुछ हमें सीखने को मिलेगा, और भी अच्छा सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसमें और भी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। मैग्नीफिकेशन वगैरह का उपयोग क्या है, रियल लाइफ में भी उसका क्या यूज है, वो भी थोड़ा सा उन एग्जाम्पल्स से आपको जानने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं आज के लिए आज मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए लेक्चर के साथ, नए क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।